नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 24। टीवी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश की राजनीति में एक नए भूचाल की परिस्थिति बनी हुई है। जब से राम मंदिर में दान चोरी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को समझ नहीं आ रहा है कि जो चेहरे पे काली पुत गई है, इसे कैसे साफ किया जाए, क्योंकि साफ करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लीपापोती करके उस काली को मिटाने की कोशिश एक हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। यानी कि आप इसे इस तर्ज पर ले सकते हैं कि जो हिंदुत्व का इनका नारा चल रहा था और अपने आप को हिंदूवादी बता रहे थे, उस हिंदूवादी पर कालिक पुत गया। दान चोरी एक श्रद्धा से दी गई धन आम जनता के द्वारा, और उसको पूरी तरह से गमन कर दिया आरएसएस के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिल करके। यह आरोप लगाया जा रहा है। चोरी तो हुई और भारी मात्रा में हुई है, स्वीकार्य भी है। एसआईटी की रिपोर्ट भी यह कहती है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट पर कहने से क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रहा है? एफआईआर दर्ज उन चिन्नी चोरों पर क्यों, उस सरगना पर क्यों नहीं हो रहा है, और जांच क्यों नहीं सही तरीके से हो रही है? यानी कि पूरी तरह से मंदिर पर कब्जा जमा लिया है आरएसएस और भाजपा वालों ने, जो आम देश के नागरिकों के साथ धोखा है, इस देश की श्रद्धा के साथ धोखा है। अब इससे दो तीन चीजें निकल करके आ रही है जो इस सरकार को बड़ी संकट में डाल रही है। चंपत राय सहित 3 लोगों को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम, और लखनऊ बार एसोसिएशन के वकीलों ने मीटिंग करके यह ऐलान किया कि इन चोरों का केस वह नहीं लड़ेंगे, उनमें से कोई नहीं लड़ेगा। बाकी कोई लड़े तो लड़े, कोई तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार कर रहा है, कह रहा है कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा, अभी नहीं सुनेंगे तो 10 साल बाद सुन लेगा। वो उसे लिपापोती करना है, टाल मटोल करना है, जब तक सरकार के चुनाव के वक्त आ जाएंगे। जीत गई तो कहेंगे कि भाई जनता हमें चाहती है तभी तो दी है, चोरी हुई नहीं है, लिपापोती कर देगी। लेकिन असर उन वोटरों पर जो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे वोट, उन पर गहरा पड़ा है। और अब राम मंदिर में चढ़ावा बहुत ही नाम मात्र का रह गया है। इससे उन चोरों की दुकानदारी थोड़ी सी अब कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी चोरियां तो चली रही। अभी इतने पे रुक गए हैं, इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन अब वोटरों का कहना कि इन चोरों को हम वोट नहीं देंगे, तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में अयोध्या के आसपास की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और इस पर चोरी पर जिस तरह से मोदी ने चुप्पी साध रखी है और कमेटी को भंग नहीं किया है, तो क्या काशी के आसपास भी नरेंद्र मोदी गायब हो जाएंगे? बड़ी महत्वपूर्ण है यह। और योगी के हटाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएंगे। यानी कि राहुल और अखिलेश के जोड़ी को इसका बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब चुनाव आयोग की कितनी ईमानदारी रहेगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। शायद बहुत बड़ी गलती चोरी करा करके या करवा करके या इनके लोग करके कर दिए हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जब से कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के सीएम डीके शिव कुमार से हाथ मिलाया है और कांग्रेस की तारीफ राहुल गांधी की है, तब से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुल संपर्क में चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं। और चंद्रबाबू नायडू के कद को जिस तरह से छोटा किया गया है मोदी सरकार में, टीएमसी ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़कर,
चंद्रबाबू नायडू समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में यह हमारी पार्टी भी तोड़ सकते हैं और हमारे वजूद को भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए इनका यह मकसद पूरा नहीं होना चाहिए डिलिमिटेशन बिल का। मानसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल अगर नहीं आया इस बार, तो फिर उस डिलिमिटेशन बिल का कोई महत्व आगे जाकर के फिर 29 में लागू कर पाना आसान नहीं होगा। इसलिए इस मानसून सत्र में लाने का प्रयास है। लेकिन इसके लिए जो डीएमके को साथ लाने की कोशिश की जा रही थी, चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ खड़े होने से डीएमके स्टालिन डिलिमिटेशन बिल पर समर्थन दे दे, यह संभव नहीं है जिसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि तमिलनाडु में फिर उनका पूरा सफाया हो जाएगा। 2 साल सत्ता में तो 2.5 साल रह जाएंगे, लेकिन उसके बाद वह चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसी डिलिमिटेशन बिल पर स्टालिन ने तमिलनाडु के अंदर आंदोलन किया था, तो फिर क्यों देने लगे। और अगर 50% की बात करके देंगे तो 50%, तो उसी वक्त वो कह रहे थे कि अभी 10 मिनट में मैं उसको कागज को, विधेयक को मैं सही करा देता हूं, तो उस समय तो नहीं माने थे, तो फिर वह फंस गए हैं। ऐसे में डीएमके के स्टालिन के 22 सांसद और टीएमसी के 20 और 6 उद्धव ठाकरे के, यह 48 के बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने जरूरी थे, लेकिन वह टूटे नहीं, यानी कि 362 पूरे नहीं हुए। लेकिन वह पूरे तो हुए नहीं और 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के साथ चंपत हो जाएंगे, वैसे ही जैसे चंपत राय चोरी करके चंपत हो गए राम मंदिर से, यूपी से। यानी कि मोदी सरकार की संकट वही बरकरार है कि जात भी गवा दिए और कुछ पेट भी नहीं भरा उनका, यानी कि तोड़े भी पार्टियों को, बदनाम भी हुए। और बदनामी इनका गहना है, इनकी कोई इज्जत तो है नहीं कि बदनाम होंगे, इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से कमान संभाला है, इंडिया गठबंधन को तोड़ने और खत्म करने में सफल तो हो गए मोदी, लेकिन राहुल गांधी के इरादे को नहीं हिला पाए और राहुल गांधी इनके लिए बहुत बड़ा संकट बन गए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस अयोध्या में जाकर के और इनके खिलाफ एक आंदोलन को रूप देना चाह रही थी, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हाउस अरेस्ट या होटल अरेस्ट कर लिया गया है। इतनी डर और खौफ राहुल गांधी से लिए है, यह सरकार किस हद तक जा सकती है आप देख सकते हैं। ऐसे में आम जनता के अंदर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, अब नरेंद्र मोदी यह बात तो समझ गए हैं कि इन्हें वोट कोई देने वाला नहीं है। और तो क्या नरेंद्र मोदी की भाजपा 100% वोट चोरी से सरकार बनती रहेगी या बिना चुनाव कराए सरकार बना लेगी? क्या नामांकन के समय ही पर्चा ही खारिज करवा देगी, सबके निर्विरोध चुन लेगी, जैसे कर्नाटक, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ? राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी को कांग्रेस के जिस तरह से हटा दिया गया, नामांकन रद्द कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी औकात या हैसियत दिखाई कि सुनवाई भी नहीं किया। कहा ना, इतना इंपोर्टेंट थोड़ी है सुनवाई करना, क्योंकि वह भी बिका हुआ नजर आता है। ऐसे में इस देश की राजनीति बहुत ही एक उलझी हुई सी महसूस हो रही है। राहुल गांधी ने सही कहा कि अब सड़क पर ही लड़ाई लड़ी जाएगी, और सड़क पर लड़ने दिया नहीं जा रहा है। यानी कि अब डेट बताना नहीं पड़ेगा विपक्षी दलों को, डायरेक्ट धावा बोलना पड़ेगा बिना डेट ऐलान किए हुए। यही एक रास्ता बचा है, जो नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि प्रशासन के लिए या आम जनता के लिए दिक्कतें होती हैं, लेकिन यह सरकार मजबूर कर रही है कि आप ऐसा करो जो नहीं करना चाहिए। एक ऐसे मोड़ पर इस देश की राजनीति आ गई है कि तानाशाही और नासमझी का एक मिसाल बनता जा रहा है इतिहास नरेंद्र मोदी के नाम। लेकिन नरेंद्र मोदी मजबूर है कि जो कार्य राहुल गांधी कर रहे हैं उससे नरेंद्र मोदी की कुर्सी नहीं बच सकती, और नरेंद्र मोदी की कुर्सी नहीं बची
तो नरेंद्र मोदी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन खुद के साथ साथ पता नहीं कितनों को लेकर के जाएंगे, क्योंकि देशद्रोह का काम इन लोगों ने किया है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार भी बहुत एक्टिव हो चले हैं, और नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक हैं, तो नीतीश भी कांग्रेस के नजदीक हैं। इस आने वाले 27 के चुनाव में जो 5 से 7 राज्यों में होने वाले हैं, नीतीश कुमार पंजाब से भी चुनाव लड़ने का और उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना बैठे हैं। अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना चाहते हैं, जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी वहां तक नहीं पहुंचने देना चाह रही है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे। नीतीश कुमार अपने पुराने नेताओं को भी अब पार्टी में लाना शुरू कर दिए हैं, पार्टी का विस्तार भारी मात्रा में कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। सम्राट चौधरी के लिए भी संकट बढ़ेगा, क्योंकि जेडीयू अगर बटी तो जेडीयू के रहते बिहार में भाजपा की सरकार तो नहीं चल पाएगी, यह निश्चित है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आने वाली है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के यह 30 सांसद फंस गए हैं या फंसा दिए हैं मोदी को। इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि यही मानसून सत्र के अंदर नरेंद्र मोदी के सपने को चकनाचूर कर सकते हैं। राहुल गांधी से नजदीकियां नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने TVTFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।